सभी लोग ध्यान देंगे। ये हमारा जो पेपर है 2017 का थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, जो पेपर आपके ओरिजिनल पूछा गया था वही पेपर है। इसमें क्या है कि फर्स्ट नंबर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 16.8 समानुपात 16:8 समानुपात फिर दिया है 8:x। तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन दिया है वृत्त की चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्र कहलाता है। तीसरा दिया है 5xy प्लस 4xz प्लस 5x3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इसमें गुणनखंड पूछा है, इसमें घनाभ के शीर्ष पूछे हैं और इसमें परिमेय संख्या दे करके और इससे बड़ी परिमेय संख्या आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है इसका 16:8। तो ऐसे लिख दीजिए आप 16/8 और ये डबल ये समानुपात का मतलब बराबर का चिन्ह होता है। फिर क्या हो गया 8/x, x का मान 8 से कटाइए इसको, 8 का 8 2 के 16, तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 8। तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा जो आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पास जो दूसरे नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि वृत्त की चाप और उसकी जीवा द्वारा जब हमने क्लास लिया था तो इस डिफिनेशन को हमने लिखवाया था कि जीवा क्या होता है, चाप क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, सारा वृत्त के क्वेश्चन में लिखवाया था चैप्टर में। ठीक, फिर भी देख लीजिए। ये हमारा वृत्त होता है, वृत्त में एक केंद्र होता है, सब लोग जानते हैं। अगर जीवा का मतलब होता है कि परिधि पर किसी भी दो, परिधि क्या होता है कि जो राउंड जैसे बाउंड्री घुमाया गया है ये चारों तरफ गोलाकार, ये आपका परिधि है। जीवा का मतलब होता है कि वृत्त के परिधि पर अपने मन से, वृत्त का कोई परिधि हो उसके दो बिंदुओं के परिधि पे दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा सीधी रेखा मिलती है वो क्या होती है, जीवा होती है। तो माने कि ए और बी हमारी क्या है, एक जीवा है, ए भी हमारी जीवा है। उसके बाद से देखिए क्या बोला है, चाप। तो चाप का मतलब ये होता है, देखिए ए से बी की जो दूरी ऐसी सीधी लाइन है जीवा वाली, जीवा हो गई, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। और जब चाप के बोलेंगे तो चाप का मतलब ये होता है कि वृत्त के परिधि पर किसी दो बिंदु, वो भी परिधि पे दो बिंदु होता है, लेकिन ये जो घुमा हुआ है ना चाप के जैसे, जैसे मान लो ए है और फिर यहाँ से ऐसे बी, ये वाला जो चाँद की तरह बना है ना इसको चाप कहते हैं, बी वाला। तो ये हमारा क्या हो गया चाप। इसका मतलब ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसी का आपसे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसका क्षेत्रफल देखो, ये वृत्त है पूरा, और वृत्त में क्या क्या है, कोई खंड का क्षेत्रफल पूछा है, पूरा वृत्त का नहीं पूछा है, कोई खंड का क्वेश्चन पूछा गया है क्षेत्रफल। इसलिए जो कलर किया हुआ क्षेत्रफल है क्या होगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपका कौन सा क्वेश्चन रहेगा, बी। त्रिज्य खंड आप लोग को समझना है कि त्रिज्य खंड होता क्या है। हालांकि क्वेश्चन आगे मान लो कभी पूछ ले त्रिज्य खंड क्या होता है, ये भी आपकी क्लास में बताया गया था त्रिज्य खंड क्या होता है। हेलो हाँ बोलिए। सर, इसमें बुक में सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें वृत्त की चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है, इसमें त्रिज्यखंड दे रखा है सर। त्रिज्यखंड दिया है। हम बता रहे हैं क्या है वो, देखिए वृत्त की चाप और उसकी जीवा द्वारा त्रिज्यखंड क्या होता है वो बता रहे हैं। देखिए त्रिज्यखंड का जो डिफिनीशन वो गलत दिया है। यहाँ पे मान लीजिए केंद्र हो गया, तो यहाँ पे जब दो त्रिज्याओं के बीच में जब डिफिनीशन लिखवाए थे तो हम आपको बताए थे कि जो दो त्रिज्याओं के बीच में जो मध्य का क्षेत्रफल होता है उसी को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला गया था। उसका फार्मूला भी हमने लिखवाया था, भले सर आपकी सीरीज में कुछ भी दिया उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे देखिए आपका त्रिज्या हो गया, मान लो वृत्त का केंद्र ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये वाला जब एरिया देगा मतलब कि जैसे कोई वृत्त दे और वृत्त में से कोई शंकु जैसा काट के निकाल दे, ठीक ऐसे ये वाला आपका त्रिज्यखंड होगा। ये आपका क्या होगा, त्रिज्यखंड। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड, इसका नाम ही है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है, जो त्रिज्याओं से घिरा हो, त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है उसको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं। और जीवा और चाप के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। अच्छा दीर्घ वृत्तखंड आप लोग पढ़े हैं, मतलब कि इसी वृत्तखंड में आधे से ऊपर देखो, अगर मान लीजिए कि ऐसे दे दे तो इसके ऊपर का जो एरिया है, जैसे ये वाला कलर कर दिए तो इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हो, सारे लोग जानते हो। इसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं। तो कैसे इसका त्रिज्यखंड नाम आ जाएगा, गलत दिया है आपकी सीरीज में। फिर यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड ये होता है और इसका जो हेलो हाँ सर, आपने जो डेफिनेशन लिखवाई, वृत्त की दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का खंड वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है।
हम तो वही बता रहे हैं आपसे कि त्रिज्या और वो इधर से त्रिज्या सपोर्ट किया है और नीचे से चाप है, तो इसी के बीच में क्षेत्रफल है ना। आज जब आपसे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि वृत्त की चाप और उसकी जीवा द्वारा, ये जीवा है, ये जीवा नहीं दिखाई दे रहा, चाप है, ये तो त्रिज्या है, तो त्रिज्यखंड बोलेंगे। आज जब जीवा और चाप को लेगा तब वृत्तखंड बोलेंगे, ठीक है। तो आपका त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल बोलता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो होता है थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस पे लगा लीजिएगा, ये वाले का जब क्षेत्रफल बोले तो इसके बीच में थीटा का मान देगा कि इतने अंश का कोण बना रहा है, तो थीटा बटा में 360, क्योंकि 360 में से एक थीटा बनेगा, अब गुणे वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका सही होगा, वृत्त की चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र का वृत्तखंड ही होता है। त्रिज्यखंड नहीं होता है, त्रिज्यखंड त्रिज्याओं के बीच, त्रिज्या और जीवा के बीच में होता है, तो ये इसके हिसाब से ये सही होगा और ये त्रिज्यखंड ये कहलाता है। आगे बढ़िए, अगला जो क्वेश्चन दिया आपका तीसरा दिया है कि 5xy, यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरे वाला 5xy, उसके बाद से 4xz और दिया है 5x3 नहीं दिया है। इसका गुणनखंड, गुणनखंड का सीधा सीधा एक ही तरीका होता है कि इसको 2 ब्रैकेट में या 3 ब्रैकेट में या फिर एक ही ब्रैकेट में बना लो, मतलब कि खंड के रूप में इसको क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए। देखिए 5 4 और 5, इसका मतलब कि इन दोनों में कॉमन मेरा क्या है, अच्छा सब में कॉमन क्या है पहले देखिए, सब में हमारा x कॉमन है, ये तो फिक्स बात है, ठीक। अच्छा बहुत कर सकते हैं, तो इसमें 5 है, 5x इसमें भी है, 5x इसमें भी, तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या फिर नहीं मिलेगा, ठीक। अब बहुत कर सकते हो, तो इसमें से 5 कॉमन कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा xy और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के x3, ठीक। और ये आपका बच जाएगा 4xz, ठीक। उसके बाद से क्या करोगे, फिर 5 इसमें कॉमन है तो x ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब सीधी बात यह है कि सब में x ही है, तो x को आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 5y, इसमें क्या बनेगा 4z, इसमें क्या बचेगा 5q, काम खत्म। तो गुणनखंड ये दो भागों में बढ़ गया, पहला हमारा हो गया x, दूसरा हो गया ये पूरा बड़ा हुआ, तो हमको बड़ा हो जो दूसरा दिया है 5y प्लस 4, ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, x है एक अलग से, और x इस विकल्प में भी दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एक। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड क्या होगा x होगा, दूसरा गुणनखंड का चर्चा नहीं किया गया, एक का दिया तो एक का मार देंगे, खत्म। अगला दिया है किसी घनाभ में कितना शीर्ष होता है, एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, काउंट करके दिखा देते हैं। घन घनाभ बोला था हमको, सब बताया गया बढ़िया से, फिर भी देख लीजिए आप क्या बोला है, घनाभ बोला है। चलिए घनाभ आप बना लीजिए और काउंट भी कर लीजिए। चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। शीर्ष का मतलब ये होता है ना कि कोने, एक तरह से कह सकते हो, इसे कितने शीर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे किनारे की बात करें कि कितना इसमें किनारा होगा, लिखवाए भी थे जिसमें पढ़ाए थे, तो किनारा कितना होगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें टोटल किनारों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गया, ठीक। अगर डाउट है तो एक ईंट को लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, बस हो गया। फलक की जब बात करेगा कितना फलक होता है, मतलब फोटो, तो एक इसका पीछे वाला, जस्ट इसके आगे वाला 2, इसके दाहिने तरफ 3, बाएं तरफ 4, ऊपर हो गया 5 और नीचे सरफेस से 6, इसका 6 फलक बनता है या फिर 6 फुट सतह बनता है, और इसका ये किनारा कोना जो भी है बता दिया गया है, क्लियर। तो इसमें आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या होगी, तो सबसे पहले आपका काम ये होगा, परिमेय हेलो संख्या आपको क्या करना है हेलो बताना है, हाँ बताइए। हाँ सर, इसका आंसर क्या आएगा सर, किसी का नाम में शीर्ष कितने होते हैं? इसका 8 दिया है, कितना दिया है, 6 दिया हुआ इसमें था। सर 6 दिया है। तो फलक पूछा होगा वो, नहीं सर, ये शीर्ष पूछा है इसमें सर, क्वेश्चन तो शीर्ष यही दिया है। शीर्ष। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से, जब भी आपसे क्वेश्चन शीर्ष के बारे में बोलेगा तो जो कोने पे दिखाया नंबरिंग किया है ना, ए बी सी डी ई एफ जी,
तो ये जो आपका काउंटिंग किया गया ये आपके शीर्ष का मतलब वो होता है ना कि जो टॉप पॉइंट पे हो, एकदम कोने को लेकर चलेंगे। और जब सतह की बात करेगा तो जिसके सरफेस टच कर सकते हो, एक इसके पीछे वाला, इसके आगे वाला, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हो गया 6 हो जाएंगे। और जब किनारा की बात करेगा कितने कोने बनेंगे, या फिर कोने या फिर किनारा, तो अब ये किनारा जहाँ तीर तीर मारे हैं ये सब क्या होगा, किनारा हो जाएगा आपका, खत्म। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि परिमेय संख्या 3/5। अगला जो दिया है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या, ध्यान दीजिए। तो जब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में है तो सीधा सीधा क्या करना है कि आपसे पूछा गया है परिमेय संख्या, तो सबसे पहले सारे लोग को पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है और हर का मान कभी 0 ना हो, मतलब q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा कि पहले इसको चेक कीजिए। कल ऋणात्मक संख्या वाला आ गया था क्वेश्चन तो उसको बताए थे, लेकिन इसमें इसका मतलब कि देखो सेकंड में भी आया था, थर्ड में भी आया था, ऋणात्मक वाले भी आ जाएंगे, उसको भी मिलाना है। यहाँ पे क्या दिया 3/5 से बड़ी, 3/5 का बड़ा का मतलब ये होगा कि इसको कटा के देखो तो इसमें हो जाएगा 10 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे बराबर करने के लिए, तो 6×5 = 30 और 5×6 = 30, मतलब कि 6/10 अर्थात 0.6। इस परिमेय संख्या को हल करने पर 0.6 आ रहा है। ठीक, मतलब कि 3/5 को जब हल करेंगे तो 0.6 आता है। तो इसमें से ऐसी संख्या को हल करो जो 3/6 से क्या आ जाए, बड़ी आ जाए, 3/6 से बड़ी हो जाए। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका क्या 4/10। सर इसमें आपने 10 को क्यों मतलब इंटू और भाग किया, गुणा और भाग, ये समझ आया। तो इसको हल कैसे करेंगे, ऐसे जी सर? करोगे तो 6×5 = 30 कहेंगे तो ऐसे समझ में आएगा आपको। तो सर कोई भी अरे नहीं, संख्या वो हो 10 से मतलब मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। मल्टीप्लाई और भाग। बात सुनो बता रहे हैं, जब अंश का मान छोटा होता है हर का मान बड़ा होता है तो उसमें ये सोचा जाता है ऐसे कटाने में सबको दिक्कत होगा, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर से 10 और नीचे से 10 कर लेंगे। ठीक, तो इसका ऊपर को 30 मानो, तो इसको मान लीजिए 30/5 × 10, 10 को अभी मत कुछ करो, तो 6×5 = 30, इसका मतलब हो गया 6/10। जब नीचे 10 रहता है तो एक आप पीछे आ जाओ तो 0.6 से हम कर देंगे। ठीक, आगे देखिए इसका हो जाएगा 10 सर एक मिनट सर, ये 4/10 दिया है ये ऑप्शन, तो हम इसका आधा लिख सकते हैं क्या, 2/5? ठीक ठीक है। यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या बोला, इसका मतलब 3/5 को हम क्या करेंगे, पहले कटाएंगे, इसको आ गया 0.6, 0.6 से बड़ा का मतलब देखेंगे इसमें क्या होगा। अब इस सबको चेक करेंगे कि कौन कितना कितना पहुंच रहा है। यहाँ पे दिया है 4/10, इसका मतलब जब 10 से इसमें भाग करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा 0.4। इसका जब देखेंगे तो ऋणात्मक संख्या, इसका मतलब कि माइनस के 0.4 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 0.6 हो गया, यहाँ पे जब इसको देखेंगे तो 0.7 हो गया। ठीक, अब देखो बड़ी संख्याएं कैसे माना जाता है कि ये संख्या बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब इसको संख्या रेखा पे हम आपको दिखाएंगे ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, इसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। आप यहाँ पे देखेंगे बड़ी संख्या कहने का मतलब क्या है कि जो इसके बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 0.1, फिर यहाँ पे 0.2, ऐसे बढ़ता बढ़ता जाएगा 0.9, तब करके क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि बड़ी संख्या का मतलब होता है कि दशमलव के जब ऋणात्मक संख्या होती है तो एक के पास आने वाली संख्या, जैसे माइनस के, यहाँ पे माइनस के 0.4 है तो इससे बड़ी संख्या माइनस की 0.3 होगी। ऋणात्मक में जब इधर संख्याएं बढ़ती हैं 0.5, 0.6, 0.7 तो क्रमशः घटती जाती हैं, लेकिन प्लस वाले संख्या में इधर जब आती है तो संख्याएं बढ़ती हैं। जैसे मान लो 0.6 से बड़ा कौन होगा, 0.7 होगा। इसका मतलब ये 0.4 है, इससे भी बड़ा कौन है 0.6, सबसे बड़ा क्या है 0.7। इसका मतलब हमारा 7/10 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, तो परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय जो संख्या होगी हमारी 7/10 होगी। ठीक है, चलिए बता, चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। अगला जो प्रश्न 6वें नंबर में जो प्रश्न दिया गया है आपसे, वो पूछा गया है कि log 1/10, बोलने का तरीका log 1/10 का मान होगा। जब भी आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सारे लोग। अगर मान लीजिए कि लॉग जैसे लघुगणक जो सारणी जो जॉर्ज नेपियर ने बनाई थी, तो उसका मेन सिद्धांत बेस 10 लेकर चले थे, अर्थात 10 बेस को माना था, मतलब 10 ही उसका पहली इकाई थी। तो 10
10 बाई मतलब 10 और बेस 10 हो जाएगा, उसका मान 1 होता है। अर्थात आपसे देखो कुछ डाटा याद लिख रहे हैं यहाँ पे, आगे पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे log 10 बेस 10 तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। यदि आपसे पूछे log बेस 10 1 दिया है तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है। अगर आपसे पूछे कि log 0 बेस 10 तो इसका मान क्या होता है, अनंत होता है। ये तीनों में से कभी ना कभी आपसे प्रश्न में पूछ देगा, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा अलग से। और फिलहाल ये जो आपका प्रश्न पूछा गया था 6वें नंबर में, log 1 बेस 10 इसका जो मान होगा वो होगा 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो दिया है 7वां नंबर पूछा है आपसे, इसका हल देखिए क्या होगा। यहाँ पे दिया है लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया गया था। शेयर और लाभांश जब हमने आपको कराया था तो बताया था कि जब भी कंपनी अपना रेट निकालती है स्टॉक मार्केट पे बेचने के लिए, जो अंकित मूल्य फिक्स करके देता है, हाँ, अंकित उसी पे वो मूल्य। लाभ देती है, उसी पे आपका क्या करती है, सब कुछ देता है। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा कि जो कंपनी जो लाभांश देती है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपनी लाभांश हमेशा अपने अंकित मूल्य पर देती है, अपने अंकित मूल्य पर देती है। अगला ये हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। अर्थात देखो शेयर और लाभांश का पढ़ाई हुई चैप्टर को क्वेश्चन बताया है, हेलो जिसमें मेन आपका टारगेट ये हेलो था। चलिए यहाँ पे देखिए, तो शेयर और लाभांश में पूछा था कि लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। तो कंपनी जो लाभांश होता है हमेशा अपने अंकित मूल्य पर देती है। जैसे कंपनी जैसे अपना मार्केट प्राइस खुद का प्राइस जो तय करती है, जिसपे स्टॉक खरीदा जाता है, शेयर खरीदा जाता है, वही क्या होता है, अंकित मूल्य, उसी पे लाभ भी देता है। अगला क्वेश्चन ये आप लोग तैयार रखिएगा। log 10 का मान जो पूछे, log 10 बेस 10 का मान 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है और log 0 का मान अनंत होता है। शायद आपके ऑब्जेक्टिव में इस बार पूछ ले, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, अगला जो 8वें नंबर में आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, ये इसका हल देखिए। अगर आपसे पूछ दे समुच्चय दे के, थोड़ा सा इसमें बता देगा। अगर समुच्चय से मान लो ए यूनियन बी दे दे, ए यूनियन बी देने का मतलब होता है कि उन दोनों को मिला लो। यूनियन बैंक का मतलब समझते हो, अर्थात क्या होगा, इन दोनों को क्या कीजिए, हम यूनियन का मतलब मिलाइए और मिक्स करके दोनों को लिख दीजिए। क्लियर। यहाँ पे दे देगा। अगर पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब कहता है इसमें जो कॉमन है केवल उसी को आप क्या कीजिए, लिखिए। तो आप में इस यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी जो पूछा गया है आपसे, तो यहाँ पे लिखोगे एट, समुच्चय का चिन्ह बनाओगे, फिर यहाँ पे लिखो इन दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 नहीं है, 5 है, उसमें भी 5, इसमें 5 है और यहाँ पे भी 5 है। इसका मतलब कि एक 5 को लिखा जाएगा। आगे 7 है, इसमें 7 नहीं है, 9 है उसमें, हाँ यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो यहाँ पे 9 ले लिया जाएगा। आगे देखते 11 इसमें, उसमें 11 नहीं, यहाँ पे 13 है, वहाँ पे भी 13 है, तो क्या कर लेंगे, 13 से ले लेंगे। अब यहाँ पे फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे मैले क्वेश्चन को। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है कि इन दोनों में जो हमारा कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लिख दोगे, एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगर इसी प्रश्न में दे देता, एक क्वेश्चन छूट गया है। अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका, ये हो गया आपका खत्म। अगला जो 9वें नंबर में जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 9 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पे, इसको हल करना है। इसको देखिए ध्यान से, सभी लोग भाग करना है। और ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार भी आएंगे, भाग करने वाले, ठीक है। तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या से हमने भाग करके सिखा दिए थे 3rd सेमेस्टर में, तो इससे आप लोग उससे भाग कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे फिलहाल जो क्वेश्चन दिया है इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे दिए 3a से भाग करना है। किसमें भाग करना है आपका, ये दिया है, भाग करने के लिए दिया है 9a² माइनस के 24a प्लस में 18a क्यूब, इसमें भाग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ इसको 2 तरीके यहाँ लगाने के लिए, लेकिन वो तरीका आपका एग्जामिनर मानेगा नहीं, आपका एग्जामिनर इसी पैटर्न को मानेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें इसको भाग करना है तो सबसे पहला टारगेट होता है कि अंकों से अंकों में कटाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 9 दिया, जरूर 3 दिया, यहाँ पे 3 रहेगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे a² है, यहाँ पे इसके a की जरूरत है। ध्यान दो, सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि पहले वाले को किसी तरह से कटा करके हटा दे यहाँ से। जब ये कट के हट जाएगा तो बाकी को देखा जाएगा, पहले स्टेप यही होना चाहिए। तो हमने 3a की जरूरत है, यहाँ पे किया तो 3 3 के 9 हो गया यहाँ पे,
और ए में ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, बात खत्म। भाग की तरह घटाना होता है तो हमने घटा दिया और ये क्या हो गया, कट गया। अब देखेंगे ये मेरा नीचे उतरता है हर बात ही, यहाँ पे हो गया माइनस के 24a उतर गया। अगला केस में देखेंगे कि यहाँ पे 3a है और कटाना क्या है, माइनस के इस पर है। इसका मतलब चिन्ह को पहले बराबर रखते हैं क्योंकि लास्ट में घटाना होता है। जब हम घटाना करते हैं तो घटा देते हैं तो चिन्ह बदल जाता है लास्ट में। अर्थात यहाँ पे क्या किया जाएगा कि माइनस है तो पहले माइनस लगाएंगे यहाँ पे माइनस बनाने के लिए। यहाँ पे 24 3 8 24 होता है तो यहाँ 8 लगा देंगे। यहाँ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें ए है, यहाँ पे ए भी है तो ए काम सर आवाज कट रही है। अभी भी कट रहा है। नहीं सर अब सही है, ठीक है, समझ में नहीं आया जो बताया क्योंकि आवाज ही कट रहा था। सर चलिए थोड़ा ठीक है, धीरे अब धीरे देखिए। बताइएगा, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा धीरे बताइएगा, जैसे हम लोग को थोड़ा चिन्ह में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आराम आराम से हाथ चलाइएगा इसमें, ये कह रहा हूँ। चलिए ठीक देखिए। जी धीरे कम समझने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं और नहीं किए हैं तो फेल हो जाएंगे, जान लीजिएगा। इसको जान लगा करके जाना बहुत जरूरी है। भाग वाला क्वेश्चन आएगा आएगा पेपर में। यहाँ पे दिया है 3a दिया है, 9 स्क्वायर को पहले कटाना होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 9 की जरूरत है तो यहाँ पे 3 है तो 3 तिहाई 9 होता है, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 3 के 9, इसका काम बन गया। यहाँ पे a दिया है, यहाँ पे a स्क्वायर है, जरूरत a की है। इसमें जब इसका गुणा करेंगे तो 3 3 के 9 और a का a में करेंगे तो a स्क्वायर। भाग की तरह से हम इसमें क्या करते हैं, घटाने का प्रश्न ऐड करते हैं तो घटाएंगे यहाँ पे तो प्लस में हो गया या माइनस में, तो कट गया आपका। जब कटता है तो ये नीचे उतरेगा माइनस के 24, ये मेरा नीचे आएगा। ठीक, इसके बाद से कटाएंगे यहाँ पे। जब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस के, सबसे पहले चिन्हों को हम लोग समान रखते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब माइनस हम ऊपर पहले गुणा कर लेंगे माइनस की। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 24 है, 3 8 24, इसका मतलब यहाँ पे 8 की जरूरत है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए दिया है तो कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, माइनस के 8 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में देखेंगे 3 में तो माइनस हो जाएगा, 8 3 के 24 और यहाँ पे हो जाएगा ए, बात खत्म। फिर यहाँ पे घटाना होता है तो जब घटाएंगे तो चिन्ह माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाने में चिन्ह क्या होता है, बदलता है। अब ये कट गया हमारा। आगे जब देखेंगे तो ये उतर के नीचे आएगा, ये आएगा 18a³ है। आगे देखेंगे कि यहाँ पे 3 है, घटाना 18 को है तो 3 छक 18 होता है। अर्थात यहाँ पे प्लस में क्या लिखेंगे, 6। प्लस क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह था। अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह होता तो माइनस लगाते। ठीक, तो 3 छक 18 हो गया। अब यहाँ पे a है, घटाना a³ है, मतलब a स्क्वायर की जरूरत है, हो गया। इसमें जब गुणा करेंगे तो 3 छक 18 हो गया यहाँ पे। फिर आगे a में करेंगे तो a³ हो जाएगा। ठीक, फिर इसको घटाएंगे तो सीधा सीधा कट जाएगा। अर्थात हमारा शेष जो यहाँ पे क्या था, शेष तो मेरा 0 हो गया। लेकिन जब भागफल जो हमारा होगा, जो हमारा भागफल आएगा यहाँ पे, भागफल में जो कटी हुई संख्या ऊपर की है 3a माइनस के 8 प्लस में 6a², ये आपका क्या हो गया, भागफल हो गया। और ये आपका क्या हो गया, शेष हो गया। तो आपको भागफल पूछा गया है, बोला गया है इसमें कि भागफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल लिख करके यहाँ पे आंसर लगा दीजिएगा, आपका प्रश्न सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, सर वो आप इतना बात करके बिल्कुल आएंगे। सही, बिल्कुल बात आप सही। चलिए, अगर शॉर्टकट लगाने की बात करें इसकी तो इसकी शॉर्टकट है। हाँ, तो अगर इसका शॉर्टकट भी लगाने का तरीका है, लेकिन वो आपका बोर्ड मानेगा नहीं। नहीं तो शॉर्टकट ये जो तरीका हम लगाएं इसी को लगा करके पेपर में आना है, क्योंकि नंबरिंग इसी पे मिलेगा। शॉर्टकट तरीका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे दिया है 9a² माइनस के 24a प्लस में 18a³। इसमें भाग करना है, भाग का मतलब बटा होता है 3a। ऊपर आप लोग कॉमन कर लीजिए, 3 को कॉमन कर लीजिए, 3a नीचे, 3 ऊपर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3a को जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा केवल 3a माइनस 3a निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा केवल 8, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 3 निकल जाएगा तो 6a³ हो जाएगा। क्या 6a³ है तो 6a² हो जाएगा। बटा में यहाँ पे क्या है, 3 है, इससे हमने कटा दिया तो भागफल क्या आ गया, 3a माइनस के 8 प्लस में 6 का। तो बिल्कुल ये भी आपका उसी तरह आया है, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि कटा दिया गया भाग देकर। तो आपको बोर्ड में ये नहीं लगा कर आना है। पता नहीं इस बोर्ड इसको मानेगा कि नहीं मानेगा, बात अलग है। लेकिन जो भाग तरीका उसने 3rd सेमेस्टर के लिए बनाया था, उस पैटर्न से आप लोग लगा करके आएंगे। हालांकि इसका शॉर्टकट तरीका इसमें जल्दी से आ जाएगा। ये तभी काम करता है जब शेष न बचे, ध्यान रखिएगा। जब शेष बचेगा तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए पुराना वाला हम लोग याद करते हैं।
चलिए अगला जो आपका 10वें नंबर में प्रश्न दिया गया है, पूछा है 2 घंटा 45 मिनट का 45 मिनट में अनुपात बताइए। अनुपात में बहुत से लोग गलती कर देते हैं, जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देगा और पूछेगा अनुपात निकालने के लिए, अगर अनुपात ए अनुपात बी पूछा गया है तो बहुत लोग बी अनुपात ए मार के चले आते हैं। इस शब्द का ध्यान नहीं देते हैं कि जो सबसे पहले शब्द का यूज किया गया है वही पहले में आएगा, बाकी सब क्या होगा सेकंड में आएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 घंटा 15 मिनट, तो पहले इसको लिखिए 2 घंटा 15 मिनट का अनुपात, इसका मतलब अनुपात का चिन्ह किससे 45 मिनट से, 45 मिनट से अनुपात हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई हमारा अनुपातिक राशि, कोई भी दुनिया का कोई भी अनुपातिक राशि आ जाए उसमें हमारा मात्रक एक समान होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक दूरी सेंटीमीटर में है, दूसरा किलोमीटर में है, तो ऐसा नहीं चलेगा, दोनों को एक जैसे बना लीजिए तब आगे काम कीजिए। यहाँ पे दिया गया है 2 घंटा 15 मिनट, अर्थात इसको पहले मिनट में बनाएंगे दोनों को, ठीक है। तो ये 2 है, अब घंटा, घंटा को मिनट में बनाने के लिए 60 से करते हैं क्या, गुणा करते हैं, तो ये भी बन जाएगा मिनट में, ये भी हमारा मिनट में बन जाएगा, प्लस 15 मिनट पहले से इसके पास था तो रहने दीजिए। और इधर जो हमारा है ऑलरेडी क्या है 45 मिनट है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 60 दूनी के 120 मिनट हमारा ये हो गया यहाँ से। इसके बाद ये 15 मिनट हो गया। इसके बाद से हमारा क्या है, रेशियो पूछा है 45 मिनट से। ठीक, आगे देखेंगे 120 में जब 15 को जोड़ेंगे, 120 में 15 मिनट को जोड़ेंगे तो 135 मिनट हो जाएगा, 135 मिनट, और इधर भी क्या हो जाएगा 45 मिनट। जब हमको ऐसे दे देगा है तो समान मात्रक बनाने का एक ही जरूरी है। मान लो घंटा में होता है, मीटर में होता है, मिनट में तो कभी नहीं कटता। इसका मतलब कि सेम बना करके इसको हम कटा लेंगे। अब कटाएंगे 15 से, 15 तिया 45, फिर 15 से करेंगे तो 15 से 15 9 3500, 15 9 135, ये बन गया 9 रेशियो 1 3, फिर कटाएंगे 3 क्या में 3 और 3 तिली के 9, तो ये अनुपात जो आ गया 3 रेशियो 1 आ गया। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में दे दे 1 रेशियो 3, तो कभी कभी सही उत्तर लगाने के बाद भी 1 रेशियो 3 मार के सब लोग आ जाते हैं। रीजन ये होता है कि वो समझते हैं कि यही सही होगा। तो जिसका नाम पहले दिए 2 घंटा 45 मिनट पहले लिखा है तो इधर ये रहेगा, लास्ट में 45 मिनट का बाद क्या है तो उस साइड वो रहेगा, बीच में अनुपात का सिंबल रहेगा, फिर वहां से हम लोग कटा करके अपना उत्तर क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, तो बाकी अगर कोई अगला प्रश्न जो आप, चलिए ये जो आपके पास 11 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, इसमें बताया गया है आपको 11 नंबर के प्रश्न में जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है और कोण OBC का मान दिया गया है। मतलब O B और C, ये छोटे वाला जो दिया गया है यहाँ पे क्या है 40 अंश है। तो आपसे पूछा गया है कोण BAC का, मतलब BAC का मान ज्ञात करना। जब भी ऐसे प्रश्न देगा वृत्त का तो सावधानी से लगाइएगा, क्योंकि इसमें स्टेप पे ही नंबर मिलता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए सब लोग जानते हैं, अब देखो लगाना पेपर में कैसे लगा कर क्या आना है, आपको दिखाना है इसमें कि O से A और O से जो हमारी C की दूरी है ये क्या है R, मतलब ये त्रिज्या है। ठीक, तो सब लोग जानते हैं कि अगर दूरी समान है तो उसके सामने बनने वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे कि कोण OBC मतलब OBC वाला ये जो कोण है ये बराबर होगा एग्जैक्ट किसके, OCB के। क्योंकि समान त्रिज्या से बना कोण है, समान त्रिज्या से बना कोण, समान त्रिज्या से बना कोण समान होता है, समान होता है। मतलब एक ही त्रिज्या से दोनों कोण बनाया गया है। अगर मान लीजिए OC हमारी त्रिज्या है तो इसके सामने 40 अंश का कोण बना है, तो OB हमारी त्रिज्या है तो इसके सामने भी कितने अंश का कोण बनेगा, 40 अंश का बनेगा। अर्थात ये जो मेरा यहाँ पे हो जाएगा एंगल OBC बराबर जब 40 अंश है तो एंगल OCB ये भी हमारा क्या हो जाएगा 40 अंश हो जाएगा। अर्थात हमने इसका भी पता कर लिया, इसके भी पता कर लिया। और फिर यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज OBC में अब लगाएंगे कोण A कोण O प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों कोणों को जब भी जोड़ा जाता है तो 180 अंश मिलता है। कोण O को हमको मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ज्ञात कीजिए कोण O का। कोण B का मान क्या है 40 अंश है,
ये भी कोण कितना हमको मिला 40 अंश हो गया। यहाँ पे दिया गया है 180। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि कोण ओ का जो मान होगा ये हो जाएगा 40 40 80 बराबर 180, अर्थात कोण ओ बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस के 80। जब इसको घटा देंगे तो यहाँ पे मिलेगा 100 अंश, अर्थात कोण ओ का जो मान हो गया ये आ गया 100 अंश। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि जब भी हमारा केंद्र पे जो मान मिल गया है मतलब समान जीवा, फिर यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ए सी आधा होता है, इसका आधा होता है कोण ए बी सी, कोण बी ओ सी का, कोण बी ओ सी का। इसका आगे कारण लिख देंगे हम लोग। इसके आगे जो कारण हमारा होगा वो कारण दिखाया जाएगा कि जब भी समान जीवा केंद्र पर जो बना कोण होता है परिधि के, देखो समान जीवा बीसी से केंद्र पर जो बनने वाला कोण है इसी जीवा से परिधि पर बने कोण का ये वाला आधा, मतलब सॉरी केंद्र पे बना कोण परिधि के कोण के ये 2 गुना होता है। मतलब इसके कोण से ये वाला क्या होगा 2 गुना होगा, तो इससे ये वाला आधा भी तो होगा। अर्थात हम जब निकालना चाहे बी ए सी, मतलब बी ए सी का जब मान निकालेंगे ये आधा हो जाएगा कोण बी ओ सी का, अर्थात 1/2 बी ओ सी। और यहाँ पे लिखेंगे केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का, परिधि के कोण का, परिधि के, या फिर ऐसे लिखेंगे यहाँ पे केंद्र पे बना कोण हमको परिधि पे निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में परिधि पर बना कोण उसका उल्टा, उसी शब्द का उल्टा, परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र के कोण का आधा होता है, केंद्र के कोण का, केंद्र के कोण का आधा होता है, आधा होता है। ये वृत्त का जब वृत्त चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें प्रमेय लिखवाए थे कि केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि के कोण के दुगुना होता है, और इसकी उल्टी बात भी सही होगी कि मतलब परिधि पे बनने वाला कोण केंद्र के कोण का आधा होता है, जिसका जहां जरूरत है वैसे लगा देंगे। फिर यहाँ पे दिया है 1/2, यहाँ पे ओबीसी का जो मान है एंगल ओ ये दिया है 100 अंश, यहाँ पे लिखेंगे 100 अंश, कटा देंगे तो ये बन जाएगा 50 अंश, अर्थात हो जाएगा एंगल बी ए सी, इसका मान कितना आ गया 50 अंश, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये स्टेप होते हैं लगाने के, इस स्टेप से आप वृत्त के क्वेश्चन का लगा हुए हैं। पूरे 3rd सेमेस्टर में अगर कोई सबसे अधिक सावधानी बरतने वाली है तो वृत्त चैप्टर दिया गया है, क्योंकि इसमें जब भी दो दीजिए पूरा क्या हुआ है सर साइड होइए। पूरे वृत्त वाले चैप्टर में एकदम सावधानी के साथ हल करना है। वृत्त के जो भी चैप्टर आपके हैं उसमें सबसे पहले आप प्रमेय को याद कीजिए, प्रमेय को याद करके एक एक स्टेप को देखिए कि कौन सा प्रमेय कहाँ पे यूज होगा, और सारे सीक्वेंस वाइज लगा के जाएंगे तब आपको उत्तर मिलेंगे पेपर में, नहीं तो उत्तर में आपके लगा करके जल्दबाजी में आएंगे उसका उत्तर नहीं मिलने वाला। ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, अगला जो प्रश्न दिया गया है इसमें यहाँ पे दिया गया है कि 12वें नंबर में जो प्रश्न दिया गया है 2 की पावर 5 इंटू ब्रैकेट में दिया गया है 16 के पावर -2 डिवाइड में दिया गया है यहाँ पे 2 की पावर -3, इसका मान बताना है आपको। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा इसको हल करने का, इसको जो हल करना है यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है तो यहाँ पे दिया गया है 2 की पावर 5 इंटू ब्रैकेट में दिया गया है 16 के पावर -2 डिवाइड दिया गया है 2 के पावर -3, इसी को सरल करना है हमको। फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है इसको पहले हल कर लीजिए। तो ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू ये 2 16 है तो 16 का लिखे 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, अर्थात 2 के पावर क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा -2 डिवाइड हो जाएगा 2 के पावर -3। फिर यहाँ पे देखेंगे सभी लोग ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2 चौके 8, डायरेक्ट देखो जब यहाँ पे दिया रहता है कि a की पावर m है और इसका ब्रैकेट की पावर मान लो n दिया है तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, अर्थात 4 दूनी के 8 हो जाएगा 2 की पावर -8, ये 2 की पावर -8 इसका पावर हो जाएगा। फिर यहाँ डिवाइड दिया गया है 2 की पावर -3 का। अब आगे हल करेंगे डिवाइड वाले सिंबल को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 8 कहने का मतलब कि नीचे चला आएगा और हो जाएगा 2 की पावर 8 ऐसे। फिर ये डिवाइड दिया गया तो डिवाइड का स्थान पे हम लोग क्या करेंगे
अभी इसको रहने दीजिए, पहले इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 की पावर 5 को ऊपर रखेंगे, 2 की पावर 8 को नीचे रख देंगे। फिर यहाँ पे डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे क्योंकि उल्टा होता है मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 3 ऊपर हो गया। फिर आगे जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 बटा में हो गया 2 की पावर 8। हमने आपको बताया था ऊपर कि अगर आधार बराबर हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो घातें हमारे क्या होती हैं, जुट जाती हैं, अर्थात 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और 3 एक साथ जुटेगा तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। और नीचे भी दिया है 2 की पावर 8, दोनों एक समान होने की वजह से कट जाएगा और इसका आंसर 1 होगा। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सभी लोग ध्यान देंगे, फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे, घातांक वाले चैप्टर को पढ़ के जाइएगा अच्छे से। यहाँ पे दिया गया है 2 की पावर 5 इंटू 16 के पावर-2 भाग में दिया है 2 की पावर-3। जल्दबाजी में करके भाग पहले ही नहीं करना है, इसमें ध्यान देना है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो ब्रैकेट एक केवल अकेला था तो इसको पहले हल करेंगे, अर्थात 2 की पावर 5 इंटू, ये जब 16 दिया है तो 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है इसको, और इसके सर पे -2 पावर है, भाग में वैसे ही 3 उतरता चला जाएगा जब तक इसका काम नहीं हो जाएगा। 2 की पावर 5 इंटू, जब ब्रैकेट के ऊपर कोई ब्रैकेट होता है, जैसे मान लो कि A की पावर m और पावर में -m, तो डायरेक्ट हो जाता है गुणा A की पावर m इंटू n। तो इसे गुणा करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, अर्थात पावर इसका हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर-8। आगे डिवाइड है 2 की पावर-3। अब हम लोग समझेंगे इसको हल करने का मतलब है, इसका जब पावर माइनस में ऊपर है, ऋणात्मक संख्या का पावर होने का मतलब है तो नीचे की संख्या ऊपर उठ के गई है, अर्थात ये रियल में 1/2 की पावर 8 था। 1/2 की पावर 8 जब इसको जबरदस्ती ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका पावर क्या होता है, -8 यही प्रदर्शित करता है। यहाँ पे नीचे आ गया, डिवाइड हो गया 2 की पावर-3, जब इसको नीचे लाएंगे अपने वास्तविक में तो 1/2 की पावर 3 हो गया। फिर इसमें सबसे पहले डिवाइड को हम लोग रखेंगे, तो डिवाइड को तोड़ेंगे तो चिन्ह लग जाएगा मल्टीप्लाई का, और जैसे ही मल्टीप्लाई लगता है तो इसके दाहिने साइड में जो रहता है वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। तो 2 की पावर 3 ऊपर, 1 नीचे, तो 1 का काम ही खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हो गया गुणा में हो गया, तो भिन्नों का गुणा बन गया, तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 और बटा में हो गया 2 की पावर 8। जब आधार बराबर है तो घात हमारी जुट जाती इस फार्मूले से, A की पावर m इंटू A की पावर n इक्वल टू A बराबर m+1। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो गया, 2 हो गया और 5 3 8 हो गया। फिर यहाँ पे 2 की पावर 1 सेम, दोनों में कट गया, इसका मान 1 आ गया, काम खत्म। इसका मतलब कि घातांक से भी प्रश्न आ रहे हैं, पेपर आउट ऑफ सिलेबस बनाएगा तो थोड़ा घातांक को आप लोग पढ़ के जाएगा। इस चैप्टर को हमने पढ़ा दिया गया है, इस चैप्टर को आप लोग थोड़ा पेपर से बना लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोगों के सामने है, ये प्रश्न दिया गया है, एक ईंट की लंबाई, ठीक है, देखिए सभी लोग ध्यान से हल करते हैं। 13वें नंबर के प्रश्न को हल किया जाता है। यहाँ पे दिया है एक ईंट की लंबाई, मोटाई, ईंट के बारे में दिया गया है और दीवार बनाना है। सब लोग जानते हैं कि दीवार में ईंट ही लगता है, ठीक, तो ईंटों की संख्या क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या, कल भी इस प्रश्न को बताया गया था। ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा, दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल नहीं, आयतन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटा में एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, ठीक। दीवार का आयतन कहने का मतलब कि उसमें लंबाई चौड़ाई चाहिए सब होगी, इसका मतलब L1 D1 H1, ईंट है तो यहाँ पे L2 D2 H2 मान लेंगे। रखो अब सारा डाटा। लंबाई क्या दिया गया इसका, ईंट के बारे में तो एक लंबाई 5 मीटर का है, रखना दो। चौड़ाई क्या दिया गया है, 3 लंबाई इतना है, चौड़ाई 3.5 मीटर। ऊंचाई के स्थान पे दिया गया है, सॉरी मोटाई 33 सेंटीमीटर। ईंट के बारे में देखिए क्या दिया गया है, 25 10 और 7.5, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, जब भी कटाने वाले क्वेश्चन अनुपातिक राशि में आते हैं तो उसके मात्रा को हम लोग एक समान कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ मीटर में दिया गया है, कुछ सेंटीमीटर में दिया, तो उसको हम क्या करेंगे, मीटर में बना देंगे। फिर यहाँ पे मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में बनाएंगे। आगे जब सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे स्टेप नीचे करेंगे तो छोटा हो जाएगा ना, यहाँ पे दिखा, इस बात को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है 5 मीटर, अर्थात 5 हो गया, मीटर के स्थान पे 100 सेंटीमीटर हो गया।
आगे देखेंगे 3.5 मीटर है तो सेंटीमीटर बनाएंगे 3.5 गुणे 100 सेंटीमीटर। और ये बेचारा खुद 33 सेंटीमीटर में था तो उसको 33 सेंटीमीटर ही रहने दीजिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया गया है 25 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सब कट जाएंगे। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे 100 है, नीचे 25 है। अच्छा यहाँ पे क्या करो कि 10 दिया है तो इसके एक जीरो को काट दो, ये हो गया 5 दाम में 50, 50 और नीचे 25 है, ये पूरा कट जाएगा तो 2 बचेगा। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे अब हमको मिल गया 3.5 गुणे 100। जब इसमें 3.5 में 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 350, 350, क्योंकि 2 जीरो है तो 1 जीरो तो 35 बनाने में लग जाएगा, 1 जीरो से 50 बन गया। इनटू यहाँ पे भी क्या है 33 है, नीचे क्या हो गया हमारा, नीचे दिया है 7.5। फिर यहाँ पे ध्यान देंगे, अपने मन से ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लेंगे। इस 10 से गुणा करने का मतलब ये है कि जो दशमलव वाली संख्या है ये भी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा 350 गुणे 33 गुणे 10 बटा में 7.5 का 10 तो 75 हो जाएगा। कटाइए इसमें, तो 35 से क्या में 35 और 35 दूनी क्या होता है, सॉरी ये तो कटेगा नहीं ऐसे। अब यहाँ 5 से कटाएंगे हम, तो कटाइए 5 से, तो 5 7 35, फिर 5 से यहाँ पे कटाएंगे, 5 7 35 तो 70 हो गया। 5 से कटाएंगे तो 5 क्या में 5 और 5 5 25। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे कटाएंगे, 3 से कटाएंगे इसको, तो 3 से कटाएंगे तो 11 3 33 और 3 से 3 5 15। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी के 10। अर्थात यहाँ पे हमको जो मिल गया, अब वो मिलेगा 70 गुणे 11 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 70 दूनी के 140, ये हो जाएगा 140 गुणे 11। 140 में जब 11 का गुणा करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 140, ऐसे हो जाएगा। अर्थात 4 फिर 5 फिर ये हो जाएगा 2, तो 25 40 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ पे क्या किया गया है, चलिए कटाया गया है यहाँ से तो 25, यहाँ पे नीचे 25 था और यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ये 25 चौक के 100 हो जाएगा। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 100 था तो 25 चौक के 100, यहाँ पे हो गया 5 गुणे 4 हो गया सीधी सीधी। फिर यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई में 3.5 दिया गया है, यहाँ पे दिया है 5 गुणे 100, तो जीरो से इस जीरो को कटा दिए हैं तो यहाँ पे हो गया 50, और 50 में 25 से कटा है तो 25 दूनी के 50, यहाँ पे हो गया 2। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे दिया है 3.5, यहाँ पे 100 ले लेगा तो ये हो जाएगा 350 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे हो गया 33, फिर यहाँ पे हो गया नीचे क्या हो गया आपका 7.5 हो गया। आगे कटाएंगे यहाँ से तो 5 से कटाएंगे, 3 से सॉरी जीरो ऊपर नीचे दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 75 नीचे हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2 गुणे 350 गुणे 330 बटा में हो जाएगा 75। अब यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, तो 5 से कटाएंगे 15, 3 से पहले कटाइए इसको, 3 से कटाएंगे तो 11 3 आता है 30 से 110 हो गया। फिर 3 से इसको कटाएंगे तो 3 दूनी के 6 और 3 5 15, नीचे हो गया 25। फिर 5 से कटाइए इसको, तो कटाएंगे 5 7 35 तो ऊपर 70 हो जाएगा। फिर 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 से 70 को जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 क्या में 5 और 5 चौक के भी 14 5 70। ठीक, अब ये हो गया हमारा 14 दूनी के 28 और ये हो जाएगा 110। तो 28 में 110 का जब हम लोग गुणा करेंगे, 28 में 110 का जब गुणा करेंगे, मतलब 110 में 28 का गुणा करेंगे हम लोग, ये जाएगा 0, 8 क्या में 8 हो जाएगा, फिर 8 क्या में 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, 2 क्या में 2 और 2 क्या में 2। फिर यहाँ से करेंगे तो फिर 0 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 8 2 10 को 0, यहाँ पे हो गया 30 80। तो इसका आंसर आ गया 30 80। इसका आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 30 80। इसको कराने पे क्या आ जाएगा, टोटल आ गया हमारा 30 80। अतः ईंटों की संख्या हमारी कितना आ गई, 30 80 आ गई। ठीक है,
चलिए थर्ड समेशन में जो अगला 14 नंबर में प्रश्न जो बोला गया है वो प्रश्न दिया गया है 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अगला दिया गया है 12y² माइनस के -1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और 16 नंबर में जो प्रश्न दिया गया है 50 शिक्षार्थियों का भार केजी में दिया गया है, तो इसका क्या कीजिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब लोग ध्यान देंगे जब 14 नंबर का प्रश्न इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग हल कैसे करना है। यहाँ पे पी का जो मान दिया गया है वो दिया है 5,000 रुपया। दर जो आर का रेट जो दिया गया है वो दिया है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। और आपका जो टाइम पीरियड टी दिया गया है वो दिया गया है 3 वर्ष। आपके जो थर्ड में एग्जाम आने की जो संभावनाएं हैं इस बार, या तो टाइम को छमाही कर दे, या तो दर को छमाही कर दे, या तो टाइम को 2/3 कर दे। मतलब इन सब में चेंजेस करेगा, क्योंकि अब थोड़ा प्रश्न बढ़ा के मतलब एडवांस करके दे रहा है। इस पे आप लोग प्रैक्टिस करके चले जाइएगा। अगर जब छमाही में दे देगा, जैसे मान लो कि दर छमाही दिया हो और रियल में दर वार्षिक है, तो इसका आधा करोगे तो 5% छमाही हो जाएगा। और टाइम में कितना छमाही हो जाएगा, 6 छमाही हो जाएगा। अगर तिमाही की बात करेगा तो 4 महीने बाद तिमाही 3 महीने पाता है, तो 1 साल में 4 तिमाही बनेगा। अर्थात क्या करेंगे कि दर में 4 से भाग करेंगे और समय में 4 का गुणा कर देंगे। तो उस वाले प्रश्न को उस हिसाब से लगा लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तो मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज का एक ही फार्मूला पता है, सभी लोग जानते हैं। ए बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 का पावर क्या होता है, टी होता है। ए का मान रखिए, पी का मान क्या दिया, पी का मान दिया है 5,000 रुपया, पी दिया है 5,000। 1 + r का मान 10 में हो गया 100 × 3। आगे सॉल्व करेंगे इसको यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 5,000 इंटू, यहाँ पे देखें कटाएंगे तो ये 1/10 है, 10 का 10 की 11, तो ये हो जाएगा 11/10 के पावर 3। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5,000 इंटू ये हो जाएगा 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। कटाएंगे 1 2 3 0, 1 2 3 0। ये क्या हो गया 5 गुणे 11 11 11 का जब गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 13 31। कर लीजिएगा, फिर हो जाएगा 5 क्या में 5, 5 से 15 को 5, फिर 1, 5 से 15 16 को 6, यहाँ पर 1, 5 से कम 5 से 6। अर्थात हमको मिश्रधन 3 वर्ष बाद मिलेगा 6,655 रुपया। लेकिन आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो सब लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि या फिर साधारण ब्याज, कोई भी ब्याज जो होता है, ब्याज का मतलब ही होता है कि जो हमारा मिश्रधन आया है ए, मिश्रधन में से अगर हम मूलधन अपना घटा लेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा लेंगे तो मिल जाएगा। मिश्रधन कितना दिया गया है 6,655, इसमें से मूलधन घटाएंगे कितना 5,000, घटाएंगे तो ये मिल जाएगा 1,655 रुपया। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि 6,600 रुपया है, 5,000 घटा दिए तो यही तो बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना आपका क्या हो गया, 3 वर्ष में ब्याज मिला है 1,655 रुपया। तो ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, जो छमाही तिमाही वाला मैटर बताए हैं वो प्रश्न फंसाने के लिए आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, इसको जल्दी सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए 15वें नंबर में जो आपका प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है 12y² माइनस के वाई और -1 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सब लोग जानते हैं कि कौन सा समीकरण है, ये हमारा द्विघात का समीकरण है। अगर लीनियर रैखिक समीकरण में होता तो घात 2 कभी नहीं देता, तो ये द्विघात समीकरण है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे द्विघात समीकरण को, कि यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में 12 एक का, तो 12 एक का में क्या होता है 12। तो 12 को ऐसा तोड़िए कि माइनस के y आ जाए, मतलब माइनस के 1 आ जाए, तो क्या होता है 4 तिहाई 12। इसका मतलब -4 में से +3 कर देंगे तो -y आ जाएगा, खत्म। अब ये बात आपको अलग से समझ लेना है, क्योंकि बताएगा। अब इसको लिखें कैसे, 12y² -4y और +3y -1। देखो यहाँ पे ये 4 और 3 का हमने इस्तेमाल भी कर दिया, तो 4 तिहाई 12 के बराबर भी हो गया और -1 भी मिल गया, बात खत्म। आगे 0। इसका एक कंडीशन होता है कि जो यहाँ से कॉमन, ये 0 लगाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, कॉमन करेंगे। यहाँ पे y कॉमन है और यहाँ पे 4 भी कॉमन है, 4 तिहाई 12 तो 3y हो गया, -1 हो गया, प्लस कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लो कॉमन, ये क्या हो गया 3y -1। ये भी इन दोनों का मान हमेशा सेम आना चाहिए। इसको जब हम कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3y -1
फिर यहाँ पे क्या हो गया 4y प्लस में 1, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, गुणनखंड बन गया, गुणनखंड हमारा हो गया। ये जो प्रश्न इधर के 2-2 नंबर वाले जो प्रश्न है ये आप लोग अच्छे से लगा कर आइएगा। और इस बार भी पेपर थोड़ा सा टफ आने के चांसेस है, इसलिए एडवांस, जैसे मान लो कि जब टफ आने के चांस है तो पहले बेसिक को तैयार कर लो। बेसिक वाला किसी को लगता है कि नहीं हमारा तैयार हो गया है तो थोड़ा सा एडवांस उन चैप्टरों में एडवांस क्वेश्चन पढ़ ले, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। फिर से समझा देते बस। फिर से देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तोड़ना जो द्विघात समीकरण बताया गया, हमने बताया था गुणनखंड प्राप्त करना, ध्यान दीजिए आप लोग, माइक बंद कीजिए। यहाँ पे दिया 12y² माइनस के y प्लस माइनस के 1, इसका मतलब द्विघात समीकरण को हल कल भी हम इस बात का डिस्कस किए थे सेकंड वाले में। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद पता चला कि 12 आ गया, तो 12 का ही हमको तोड़ के लाना है माइनस के 1, तो 4 3 12 को तोड़ना है, 4 3 12 गुणनखंड करेंगे तो 4 में से 3 को जब घटा देंगे तो ये माइनस के y आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो द्विघात समीकरण गुणनखंड है, गुणनखंड चैप्टर में हमने एक दिन तो सब लोग बताए थे गुणनखंड बता दिए, तो गुणनखंड में तो बताया गया था क्वेश्चन। 4 3 12, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो ये मेन वाला यही लाना होता है, माइनस के जो y है इसी को लाना होता है। तो 4 में से 3 को जब घटा देंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ माइनस चाहिए तो जो बड़ा है उसी को माइनस में रख दो, तो माइनस के 4y में से प्लस के 3y कर दिए, तो ऐसा खत्म। और देखिए थर्ड सेमेस्टर में जो आपका समांतर माध्य माध्यिका वर्ग सब बताएंगे, माध्यिका भी बताए हैं, समांतर माध्य भी बताए हैं, सारे बताए हैं, लेकिन थर्ड के सेमेस्टर में माध्यिका का नहीं, समांतर माध्य दिया गया है। तो समांतर माध्य का फार्मूला आप लोग लगाइएगा, हालांकि हम तीनों पढ़ा चुके हैं, ठीक। हाँ एक चीज ध्यान रख के जाइएगा, जो 3 गुणे माध्यिका माइनस के 2 गुणे माध्य करके जो बताए बहुलक बराबर, वो फार्मूला आप लोग याद करके जाइएगा, वो आपका डायरेक्ट उस पर प्रश्न आएगा अगर आना होगा तो। अभी उसको लिखवा देंगे। यहाँ पे देखिए 16 नंबर का हल कैसे हो, ये पूछा कि आपसे समांतर माध्य, तो सीधा आप लोग समांतर माध्य का फार्मूला ही लिखो, रुक जाओ। तो सिंपल नहीं दिया गया, ये वर्ग अंतराल वाला दिया गया है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोग के लिए देखना है। यहाँ पे ये प्रश्न देखो, यहाँ पे लिखेंगे भार, इसको x मानिए आप। यहाँ पे दिया गया छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। थर्ड सेमेस्टर के लिए समांतर माध्य और वृत्त दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एफ मान लो इसको। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, fx किया जाता है। छात्र का मान क्या दिया गया, पहला 40 है, 40 4 लोग हैं, 42 12 लोग हैं, 43 18 लोग हैं, 44 10 लोग हैं, और 45 6 लोग हैं। बाकी सबको इरेज कर दीजिए। चलिए इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ना ही नहीं है, ये fx में आ जाइए सीधा सीधा। fx का मतलब क्या कि इन दोनों का कीजिए गुणा, तो 4 चौके 16, इसका मतलब कि 160। 42 में 12 का गुणा करना है तो कहीं साइड में कर लीजिए। 12 दूनी के 24 को 4, यहाँ पे हो गया 2, 12 चौके 48, 2 50, 504 हो गया। अगला क्या, 43 में 18 का गुणा करना है, 43 में 18 कीजिए, 18 3 54 को 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 5, 18 चौके 18 3 18 का 18 72 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 7 7 4। अगला देखिए 44 में 10, 440 हो गया। यहाँ पे ये क्या है आपका 6 दिया है, तो 45 का 6, तो सब लोग जानते हैं कि 6 5 30 को 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 3, अच्छा चौके 24, 24 3 27, इसका मतलब 270। इसमें हम लोग दो चीज का ज्ञान रखना चाहिए, पूरे का गुणनफल मतलब सिग्मा fx और सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो घबराना नहीं इस चिन्ह को देख करके, इनको जोड़िए सिग्मा एफ को, तो 12 4 क्या हो जाएगा, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, ऐसे याद करो। 6 और 4, ये 6 और 4 क्या हो गया, 6 और 4 10, 10 10 20, अब 20 ये हो गया और ये दोनों मिलकर 30 हो गया, तो 20 30 क्या हो जाएगा 50, बोला भी 50 आता था, तो 50 हो गया। इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो 6 4 4 8, यहाँ पे देखें 6 6 और 4 10, और 10 7 17, और 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24, यहाँ पे हो गया 4, फिर हो गया 2, तो यहाँ पे देखेंगे 1
और 6 6 7 6 13 13 4 17 17 2 19 और 19 2 21 19 2 21 48। ठीक, तो आपसे पूछा गया है समांतर माध्य, आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य जो हमारा होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये क्या हो गया 2 1 4 8 में भाग करेंगे 50 का, भाग कर दीजिए 50 का, देखिए क्या मिलता है। 50 से भाग करेंगे इसमें 2 1 4 8 में, ठीक है। तो 50 चौके 200, ठीक है। यहाँ 4 हो गया, 1 हो गया तो कट गया, फिर 8 आ गया, 50 दूनी के 100, ये क्या हो गया 48 आ गया, दशमलव लगाएंगे 0। 50 चौके 40, 50 8 क्या हो जाएगा 400, फिर करेंगे तो कट जाएगा ये 80, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा, चलो इतना ही, तो 42.8 हो जाएगा। तो समांतर माध्य यहाँ पे हो जाएगा 42.8। तो इसका समांतर जो माध्य हो गया वो हो गया 42.8, हो जाएगा आंसर। तो ये जो आपके दो प्रश्न इसमें से अच्छे मिले, ये वाला जो प्रश्न था ये था क्या, द्विघात समीकरण से गुणनखंड करना। जो हमने आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, द्विघात समीकरण से गुणनखंड करना। अगर टफ पेपर बनाएगा तो इसमें पेपर थोड़ा सा और हाई कर देगा। और अगला है समांतर माध्य। समांतर माध्य का ये था वर्ग अंतराल वाला, मतलब ये चार्ट बना करके था। सिंपल दे देता तो वही सूत्र लगाते कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या पे लगा लेते। जब ऐसे चार्ट बना करके देगा तो चार्ट में एफ एक्स लगाओगे, सारा पैटर्न यही रहेगा। यहाँ पे एक्स मानेंगे, यहाँ पे एक्स एफ मानेंगे, इन दोनों का आपस में करके गुणा अलग से जोड़ेंगे, ये छात्रों की संख्या को अलग से जोड़ेंगे। और समांतर माध्य का जो सूत्र होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, अर्थात इनका जो एफ एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे संख्या हो जाएगी, भाग करेंगे जो आएगा यही उत्तर होगा। ये आपका टोटल पैटर्न होगा लगाने का। ठीक है, अब कोई प्रश्न प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए माइक ऑन करके। चलिए, अब आपका जो 17वें नंबर में जो प्रश्न दिया गया है सीधा से सिंपल प्रश्न है ये 17 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है इसका हल करना है। लेकिन ये आपसे जानना चाहता है कि स्पर्श रेखा क्या होता है, बस यही जानना चाहता है, तो पेपर नहीं पूछ रहा है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो आप ईमानदारी से एक वृत्त खींच दीजिएगा। अब उसका दूरी दिखा दीजिए कि इसकी त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या r, और ये दिया है कितना 3.3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर का एक खींच दीजिए यहाँ पे, इसकी त्रिज्या हो गई। अब बोला है स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा बिंदु कहाँ से खींचा गया है, एक वृत्त पर बिंदु P है, तो यहाँ बिंदु P ले लो जहाँ से स्पर्श रेखा जाए, यहाँ स्पर्श रेखा खींच रहे थे। ठीक, अब थोड़ा सा और इसमें मैटर बढ़ाने के लिए लिख सकते हो, ये तो दिखा दे, बस इतना ही दिखाना था, लेकिन एक बात स्टार बना करके लिख देना। स्टार मतलब मुख्य बिंदु लिखिएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या से लंब बनाती है, या फिर वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त पर त्रिज्या से लंब बनाती है। देखो, ये वृत्त की जो स्पर्श रेखा ये त्रिज्या है, तो कभी भी स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा जाता है तो त्रिज्या और उसमें 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पे एकदम फिक्स डाटा है, ये 90 का कोण बनाता है, समकोण होता है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या से समकोण होती है या तो लंब होती है, दोनों बातें बराबर होती है। दिखाना नहीं है, वैसे मन अच्छा है तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो। ये आपका स्पर्श रेखा केवल इतना ही दिखा, ठीक, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, तो इतना ही बनाने का आपको 2 नंबर मिल जाएगा। वो स्पर्श रेखा जानना चाहता है, बोला सर ये नीचे भी लिखना होगा, स्पर्श रेखा से त्रिज्या से लंब बनाती है। वो बहुत जरूरी नहीं है, इतना ही पूछा कि अगर आपका एडवांस लिखने का मन है तो स्टार बना करके लिख सकते हो कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब बनाती है, तो समझ जाएगा कि नहीं इसके बारे में डिटेल जानकारी, बस और कुछ नहीं। ठीक, एग्जाम में ठीक है सर। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न दिया गया, ये प्रश्न को आप लोग ध्यान से लगाएं। यदि लखनऊ से कानपुर और कानपुर से, इसको ऐसे नहीं लगा पाओगे, यहाँ पे ध्यान दो, 3 दूरी बना लोगे,
यहाँ मान लोगे कि ये लखनऊ है, एल दिखा दो। ये मान लो कि प्रयागराज या फिर इलाहाबाद है, और एक कानपुर है। ऐसा मैप में भी है, मैप में ऐसा ही कुछ है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है आपसे कि लखनऊ से कानपुर, मतलब कि लखनऊ टू कानपुर, तो यहाँ पे लिखेंगे लखनऊ और कानपुर, लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद, लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद, और लखनऊ से इलाहाबाद का दूरी का अनुपात, इसके बीच में अनुपात दिया गया है। तो अनुपात हमने लगा दिया, और वो अनुपात क्या दिया गया है कि 5:8 है, ये दिया गया है प्रश्न में। तो हमने बताया कि जब ऐसे राशि देते हैं तो अपने मन से नया कांस्टेंट के मान लोगे यहाँ पे, या फिर लिखो तरीका कुछ अलग बताए, पेपर में कैसे हल करना है। सर 5 नहीं है सर, 3:8 है सर। चलिए बना लीजिए 3:8। सर कांस्टेंट में ही क्या? बताइए सर, वो सही रहेगा। जो बताते हैं के मांग के बताते हैं वो इजी लगता है। अरे यार 3 है कि 8 है, कंफर्म बताओ। 8 है, 3 ही 5 है। है। सर 3 ही है, 3 है, 3:8 है सर। 3 संबंध 8। देखो ठीक है सर। अब यहाँ पे पेपर में कैसे लगाना है, मान लो हम पेपर दे रहे हैं खुद से, तो लगाओगे कैसे, लखनऊ से कानपुर, तो यहाँ पे दिखाओगे लखनऊ को एल मान लोगे, यहाँ पे लिखोगे लखनऊ, लखनऊ बराबर मान लीजिएगा एल, कानपुर, कानपुर बराबर के, वहां दिखा देना एग्जाम लोग को, नहीं तो समझेगा नहीं। लखनऊ कानपुर ये हो गया, और इलाहाबाद, और इलाहाबाद जब देगा तो उसको ए बना देना। ठीक, अब यहाँ पे लिखो लखनऊ से, पहला कहाँ से कहाँ तक दिया है, लखनऊ से कानपुर, तो एल इंटू के, लखनऊ से कानपुर, इसका अनुपात किससे दिया गया है, लखनऊ से इलाहाबाद, लखनऊ से इलाहाबाद का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है, तो यहाँ पे अनुपातिक जो दिया गया है वो दिया है 3:8, 3:8 दिया है। तो जब यहाँ के मान चुके हो तो के मानने की जरूरत नहीं, वहां पर नया मान लो, अपने मन से यहाँ पे एक्स मान लो, के की जगह पे एक्स मान लो। तो लखनऊ से और कानपुर की दूरी कितनी हो गई, 3x, और लखनऊ से जो इलाहाबाद की दूरी होगी कितनी हो गई, 8x। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, आगे दिया है कि यदि लखनऊ से इलाहाबाद, तो लखनऊ से इलाहाबाद ये दूरी, लखनऊ से यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, लखनऊ से इलाहाबाद ये दूरी कितना दिया गया है, 200 किलोमीटर। तो एल ए को आप 8x भी माने हो, तो 8x बराबर ये क्या हो गया, 200 किलोमीटर। x का मान निकालोगे तो हो जाएगा 200 बटा में 8 किलोमीटर, घटाओगे तो 8 देखो 8 से कटाना है इसको, तो 2 से कटाएंगे पहले तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे कटाएंगे तो 4 होगा, 25 मिलेगा। तो x बराबर क्या हो गया हमारा, 25 किलोमीटर। x का मान आ गया 25 किलोमीटर। तो आपसे पूछा लखनऊ से कानपुर की दूरी, अर्थात लखनऊ से कानपुर ये कितना होता है, लखनऊ से कानपुर 3x, 3x, इसका मतलब 3 और x का मान दिखाओगे 25 किलोमीटर, अर्थात क्या हो गया 75 किलोमीटर। यहाँ पे फिर डिटेल में यहाँ पे लिख दोगे एल के ही लास्ट तक मत लिखना, इसका रियल नाम लिख देना, लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से कानपुर सॉल्यूशन हो गया है। ठीक, लोग आसानी से लगा करके आओगे, चाल समय काम समय का जो भी डिटेल है लगा करिएगा, जो प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिए। ठीक है, अभी इस हेलो। पेपर को बढ़िया हेलो हाँ, सर, एक क्वेश्चन बता दीजिए। सभी लोग इस पेपर को देख लीजिए, सॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो गया है। 18वां नंबर का प्रश्न था, ये खत्म हो गया। ठीक, आगे देखिए।